नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। राजेश जी, आपका स्वागत है। जैसा आपको मैंने बताया कि यूपी के गाजीपुर इलाके से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश यादव जुड़ रहे हैं, जो आप आ चुके हैं। आप अपने स्क्रीन पर को देख सकते हैं। राजेश जी, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के लिए आज का दिन तो बहुत ही शुभ दिन माना जाएगा, क्योंकि ये गठबंधन में ऐसी पहली दो पार्टियां हैं जिनके बीच में अब साफ तौर पे और आधिकारिक रूप से सीटों का बंटवारा हो गया है। इस दौरान काफी अटकलें लगाई जा रही थी, कयासबाजी हो रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है समाजवादी पार्टी इस गठबंधन से बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज बाकायदा घोषणा कर दी कि 17 सीटें एसपी जो है कांग्रेस को देने पर राजी हो गई है, और कांग्रेस भी इस पर मान गई है। कैसा देखते हैं आप इस सीटों के बंटवारे को और ये जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ? फिरोज जी नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो दो पार्टियां साथ में आई हैं, सपा और बसपा, जी। तो देश में होने वाले आम चुनाव के लिहाज से ये गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बल्कि ये देश की राजनीतिक प्रभावित करेगा। हार और जीत का मूल्यांकन अभी नहीं करना चाहिए हमें कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। अभी तो शुरुआत है। सपा ने हालांकि अपनी कुछ सीटों पे उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन के बाद एक दो सीटों पे उसको अपने उम्मीदवार वापस भी लेने पड़ेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी शुरुआत है इंडिया गठबंधन के लिए। और बहुत दिन से जो नेगेटिव खबरें आ रही थी इंडिया गठबंधन को लेके, बिहार एपिसोड के बाद खासतौर पर विशेष जब नीतीश कुमार ने पलटा मारा था वहां से, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये न केवल इंडिया गठबंधन के लिए बल्कि राहुल गांधी, कांग्रेस और अखिलेश के साथ आना बहुत जरूरी था और ये एक अच्छा सकारात्मक कदम माना जाएगा। न जी, आप एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के जहन में है, और वो ये है कि अ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो साथ में आ गए हैं, और जैसे कि यूपी में आपको मालूम है जातिगत समीकरण बहुत महत्व रखते हैं। दूसरी तरफ मायावती भी हैं, इनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है, उन्होंने घोषणा कर दी कि वो अकेले ही अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगी। क्या आपको लगता है ऐसी कोई संभावना आपको नजर आती है कि हो सकता है देर सवेर शायद मायावती को भी कहीं एडजस्ट कर लिया जाए, कुछ सीटें उनके लिए छोड़ दी जाए, या क्या अभी भी जिसको कहते हैं बैकडोर उनसे कुछ बातचीत का सिलसिला जारी है कि वो चैप्टर को बिल्कुल बंद कर दिया जाए? राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। और अगर अभी हम सीटों का जो बंटवारा हुआ है दोनों दलों में, अगर आप उसको देखें तो 17 सीटों फाइनल हुई है कांग्रेस के साथ सपा की, और 63 सीटें वार्ता में कही गई है कि समाजवादी पार्टी के अपने पास है, जिसमें वो अपने हिसाब से फैसले लेगी। और इन सीटों पे कांग्रेस भी उसकी मदद करेगी और 17 बाकी 17 सीटों पे सपा जो है वो कांग्रेस की मदद करेगी। बात आपने पूछी मायावती जी की, तो देखिए मायावती जी को एडजस्ट करने वाली बात नहीं है। जब वो आएंगे, अगर गठबंधन में अगर वो आती हैं, अभी भी संभावना है उनके लिए। संभावना इसलिए है कि मान लीजिए कि सपा प्रमुख ने 31 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, उसमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास चली गई, तो मान लीजिए 29 हुआ और 17 कांग्रेस का। तो अभी देखा जाए तो 17 और 29 दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो डाटा होता है वो जो 80 सीट है उसमें से 17 और 29 46 तक पहुंच गया मामला। यानी अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है जहां पे
बसपा के लिए संभावनाएं हैं, लेकिन अब ये अंदर खाने में कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये तो दो व्यक्ति को ही पता होगा, एक अखिलेश यादव, दूसरा प्रियंका गांधी। अगर अंदर खाने में चल रहा है तो क्या अखिलेश यादव ये जो सीटों की घोषणा की है, ये सहमति की बात का मामला है? देखिए, जो जो सीट को दी गई है उस पे तो मैं मान सकता हूँ कि उस पे बसपा बहुत ज्यादा इधर उधर, अगर गठबंधन में आती है तो उसमें बसपा बहुत ज्यादा इच्छुक होगी नहीं। बसपा विनिंग समीकरण वाली सीट देखती है। हाँ, जैसे लेकिन सवाल है ना कि मायावती ने बार बार ये बयान दिया है कि मैं अकेले लड़ूंगी। अभी 2 दिन पहले भी उनका ट्विटर पे बड़ी चर्चा थी कि उन्होंने कहा था कि कई दल बयान दे रहे हैं कि बसपा साथ आ सकती है, जैसे कांग्रेस बार बार कहती थी कि बहन जी को आना चाहिए साथ में, लेकिन बसपा ने अभी तक जो सिग्नल दिया है वो अकेला चलो वाला है। अब अंदर खाने की बात है भाई, ये अखिलेश और मायावती के मन में क्या चल रहा है तो वही दो लोग जान सकते हैं। राजेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मायावती, जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तो बिल्कुल मन बना ही लिया है कि मैं अकेले ही अपने दम पे चुनाव लड़ूंगी। और जैसा हम सब जानते हैं कि जो बीएसपी का वजूद है वो कुल मिला के वो यूपी तक ही सीमित है, और ऐसे में अगर वो गठबंधन के साथ नहीं आती हैं, और जिसको अगर हम मुहावरे की भाषा में कहें कि यार ना 3 में है ना 13 में है, और पूरी तरह से अगर उनका सफाया ही हो जाता है, तो फिर उनकी राजनीति कहाँ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, मायावती को मैं केवल यूपी तक नहीं देख रहा हूँ। आप आज जो गठबंधन हुआ है सपा और कांग्रेस का, अगर आप उसको देखो तो वो केवल यूपी का गठबंधन नहीं है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन 3 स्टेट तक जाता है, और मध्य प्रदेश में एक सीट खजुराहो की शायद संभवतः जैसी चर्चा है कि एक सीट आ रही है समाजवादी पार्टी के पास गठबंधन में, और वो सीट संभवतः खजुराहो हो सकती है। तो अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को एक सीट दे सकती है मध्य प्रदेश में, जो यूपी से लगी हुई रहेगी, तो बसपा का भी वहां 3-4% वोट है मध्य प्रदेश में। मतलब ये 3-4% वो बता रहा हूँ जो घट गया है। बसपा अच्छा, का एक जमाने में मध्य प्रदेश राजस्थान में ठीक ठाक वोट बैंक माना जाता है। लेकिन इस चर्चा को, मतलब मायावती जी की चर्चा करने से पहले मैं उत्तर प्रदेश के जो आज गठबंधन हुआ है उस पर बात करना ज्यादा उचित समझूंगा कि कल तक लग रहा था कि गठबंधन टूट जाएगा और गठबंधन हो नहीं पाएगा। मतलब अखिलेश ने जो अल्टीमेटम लास्ट में दे ही दिया था कि हम 17 सीटों से आगे नहीं जाएंगे, उसमें कुछ ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस चाह रही थी और कुछ ऐसी सीटें थी जो सपा चाह रही। मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है, जो सूत्रों से रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार प्रियंका गांधी का हस्तक्षेप इस गठबंधन को बनाने में बड़ा रोल रहा है उनका। और अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की वार्ता के बाद कुछ सीटों पे बात हुई है, जिसमें एक मुरादाबाद की सीट का मामला चल रहा था, कांग्रेस श्रावस्ती सीट भी मांग रही थी, बुलंदशहर और मथुरा का मामला भी था। तो दोनों पार्टियों ने कहीं कहीं समझौता किया है। तो अगर आप देखें तो जो 17 सीटें हैं, जो 17 सीटें आ रही हैं, उसमें बनारस है, प्रयागराज है, देवरिया है, अमेठी है, रायबरेली है, महाराजगंज है, सीतापुर है, फतेहपुर सीकरी है, बाराबंकी है, बांसगांव लोकसभा सीट है, कानपुर नगर है, अमरोहा है, बुलंदशहर है, मथुरा है, गाजियाबाद है, सहारनपुर है, झांसी है। तो श्रावस्ती पे कांग्रेस ने उधर समझौता किया, श्रावस्ती सपा अपना कैंडिडेट लड़ाना चाहती है। और इधर आप देखें, मथुरा, बुलंदशहर, अमरोहा, ये 3 सीटें कांग्रेस के पास आ गई, और कांग्रेस के लिए यहाँ पे अच्छी संभावना है। खासकर अमरोहा एक बढ़िया लोकसभा सीट है जहाँ पे कांग्रेस दम लगाए तो उसके लिए बड़ी बेहतर संभावना यहाँ हो सकती है। हालांकि जो सीटें कांग्रेस ने ली हैं उस पर अगर कांग्रेस सही से चुनाव लड़ जाए, देखिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए संभावनाएं थोड़ा अलग अलग रहती है। पिछले जब गठबंधन नहीं था कांग्रेस का, पिछले लोकसभा चुनाव में, और जब बीजेपी की प्रचंड लहर थी, जब सपा बसपा का गठबंधन था, उस दौर में भी कांग्रेस को 6% वोट मिला है।
उस टाइम भी कांग्रेस को 6% वोट मिला है। और 2009 में कांग्रेस जब 18% वोट ली थी उत्तर प्रदेश में, तो सीटें जीतने में कामयाब रही थी। और सपा बसपा का जो गठबंधन रहा है 2019 में, उसमें मतलब बीजेपी की जो प्रचंड लहर थी, उसमें भी दोनों पार्टियों को 18 और 19% के आसपास वोट मिला था, और दोनों को जोड़ा जाए तो 39 होता था, मतलब एसपी बीएसपी का। तो बीएसपी तो कहानी में है नहीं अभी। तो हम ये मान के चलें कि अखिलेश का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, और कुछ नया वोट बैंक भी कांग्रेस में जुड़ेगा। सपोज दैट कि कांग्रेस के जो परंपरागत वोट रहे हैं, जैसे एक जमाने में कांग्रेस दलित और ब्राह्मण मतदाता, अपर कास्ट में खासतौर पे, और मुस्लिम, ये जो 3 समीकरण होते थे, इसके आधार पे कांग्रेस अच्छी खासी जीत दर्ज करती थी। तो सपा के पास, सपा के साथ गठबंधन होने से जो एक मुस्लिम वोटों का बिखराव था वो रुक जाएगा दोनों दलों के लिए। मतलब जहां सपा है वहां मुस्लिम सपा की तरफ जाएंगे बहुतायत, चाहे वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट हो चाहे नहीं हो। जहां कांग्रेस है वहां पे भी मुस्लिम मतदाता जाएगा। हाँ, इसमें उन सीटों पे जहां बीएसपी अगर अकेले लड़ती है और मुस्लिम कैंडिडेट देती है और पावरफुल कैंडिडेट देती है, तो उनके लिए भी संभावना रहेगी। एमआईएम का क्या रोल होगा उत्तर प्रदेश में, वो भी हमें देखना होगा। ऐसा नहीं है कि एसपी और कांग्रेस साथ आ गए तो बीजेपी के सामने लड़ने के लिए जनता केवल इन्हीं दोनों के लिए देखेगी। बसपा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मायावती कैसे उम्मीदवार यहाँ उतारती हैं, ये हमें देखना होगा। अगर बसपा अपने लड़ने के लिए और दमखम से लड़ती है तो ये गठबंधन के लिए फायदे की बात है। लेकिन बसपा बीजेपी के साथ किसी अंदरूनी डील पे जाती है, जो ना तो बीजेपी कहेगी और ना बसपा कहेगी, तो उस तरह से उम्मीदवार उतारे जाते हैं, तब तो बसपा खेल खराब करेगी। हालांकि ये गठबंधन के लिए एक बढ़िया शुरुआत है उत्तर प्रदेश से, और कुछ सीटों पे बहुत तगड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं वापस लौट के आता हूँ। मायावती, उनकी पार्टी बीएसपी और उनकी जो दलित राजनीति है तो जैसा हम सब जानते हैं कि यूपी में बहुत इंपॉर्टेंट वोट होता है दलितों का। और इधर से उधर अगर टिल्ट हो गया, दलित मुस्लिम ओबीसी अगर मिल जाते हैं, तब तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन ही बन जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर उर्फ रावण, जो अपने आप को पहलवाना पसंद करते हैं, वो भी इस गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं, और वो उनको ये गठबंधन सपोर्ट कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर के आने से कुछ दलित वोटों में भी इस तरफ गिरने की कोई संभावना है? चंद्रशेखर की जो आजाद समाज पार्टी है, इस बात की प्रबल संभावना है कि वो गठबंधन के साथ ही रहेगी, और संभवतः 1 या 2 सीटों पे वो चुनाव लड़े। देखिए, चंद्रशेखर का मूल्यांकन हमें करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा कि बहुत कम समय में उस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक जुझारू युवा नेता की छवि बनाई। एक नेता जो ग्राउंड पे जाता है, लोगों की समस्याओं को सुनता है और उनके साथ वो खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज की डेट में जो चंद्रशेखर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो जमीन वाली राजनीति है। और दलितों में जो एक बड़ा वोट बैंक है यूथ का, वो चंद्रशेखर को अपने साथ कनेक्ट मान रहा है। मान्यवर काशीराम ने एक समय जो दलित स्वाभिमान की राजनीति को जगाने के लिए प्रयास किया था, कुछ कुछ ये वैसा है। आप इनको अभी सीटों के हिसाब से मत देखिए कि वो सीटों पे कितनी सीट पे लड़ेंगे या वो कितना बड़ा वोट बैंक रखते हैं। इस बात में कोई शंका नहीं कि मायावती आज भी दलितों की बहुत बड़ी नेता हैं, एक उनका अपना सम्मान है। लेकिन ये भी तय सी बात है कि आजाद समाज पार्टी के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और अगर वो गठबंधन के साथ आते हैं तो दलित यूथ साथ आएगा। दूसरा बात, एक बात और कहूंगा, हम राजनीति को, मीडिया के लोग कास्ट कम्युनिकेशन के हिसाब से देखते रहे हैं, और वो हमेशा वैसा होता नहीं है। कास्ट एक रोल चुनाव में निभाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कास्ट पॉलिटिक्स अब वैसी नहीं रहेगी कि किसी खास पार्टी से कोई एक पार्टी, एक कास्ट जुड़ी रह जाए।
देखिए जो समाजवादी कुनबा है उसका भी यादव वोट बैंक छिटका था। मायावती का जो बीएसपी का वोट बैंक है वो भी इधर उधर हुआ है, कभी अखिलेश के पास भी कुछ गया, कुछ बीजेपी के पास भी गया, और यही कारण है कि मायावती कमजोर हुई है। जो बसपा 23% वोट पे होती थी वो इस पिछले विधानसभा में 14% पे आ गई या 13% पे आ गई। तो मतदाताओं को केवल उस हिसाब से नहीं देखे कि ये उसी हिसाब से हमेशा समीकरणों के हिसाब से वोटिंग करेगा। होता क्या है आज की डेट में कि मतदाता देखता है कि अच्छा कोई प्रभावशाली उम्मीदवार ऐसा है जो जिस पार्टी को मैं वो परंपरागत वोटर नहीं रहा हूं, लेकिन दूसरी पार्टी सपोज दैट की मऊ जैसी सीट है जो कभी एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी और कल्पना राय वहां से जबरदस्त जीत करते थे। उसमें एक उनके अपने काम करने की जो पहचान थी, जो विकास वाले जो नेता थे वो एक पहचान थी, और राय समुदाय का जो वोट बैंक था वो प्रभावी भूमिका निभाते थे। लेकिन आज उस मऊ में घोसी जैसी लोकसभा सीट या बाकी जो आसपास का जो पूरा एरिया है उसमें आप देखें तो सपा ने अपनी एक पहचान स्टेब्लिश कर ली है। सपा वहां से अपना सांसद जिता लेती है, और वो कम्युनिटी का सांसद लेके जिता लेती है, और वो कम्युनिटी उसको वोट कर देती है। मतलब कहने का मतलब है कि कहीं अगर राय समुदाय, भूमिहार समुदाय का उम्मीदवार अगर दूसरी पार्टियों से दिया जाए, जरूरी नहीं कि बीजेपी, तो उनको वोट मिलेगा वहां पे। गाजीपुर जैसी सीट पे अगर अभी तो अफजल अंसारी खड़े हैं, लेकिन अगर सपा मान लीजिए यहाँ से राजपूत कैंडिडेट भी उतार देती तो भी उनको वोट मिलता है यहाँ। जैसे ओम प्रकाश सिंह और अफजाल अंसारी दो बड़े नेता हैं जो गाजीपुर लोकसभा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए काफी बेहतर नेता है, विकल्प है। लेकिन अब यहाँ से अफजाल अंसारी जी का टिकट तय हो गया है, और हालांकि चुनाव दिलचस्प हो सकता है, अब सामने कौन आता है बीजेपी से देखने वाली बात होगी। लेकिन गाजीपुर जैसी संसदीय सीट देखिए हर 5 साल में बदल देती है अपने जो सांसद है उनको, चाहे वो मनोज सिन्हा रहे हों चाहे अफजाल अंसारी रहे हों, ये 5-5 साल इधर उधर करके लोग जीतते आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि लगातार कोई 2 टर्म जीत जाए। तो ऐसी संसदीय सीटें भी हैं। मतलब हमें केवल कास्ट कम्बिनेशन से नहीं देखना चाहिए, लोग विकास चाहते हैं, ये एकदम क्लियर सी बात है, और लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में यूथ को देखिए, इतना आक्रोश, बहुत जबरदस्त आक्रोश है। 50 लाख की भीड़ एग्जाम देने आ रही है सेंटरों पे, और एक ही एग्जाम के 4 पेपर हो रहे हैं। मतलब एक ही परीक्षा है, उसके 4 अलग अलग टाइम पे पेपर आ रहे हैं। यूपीएससी जैसा एग्जाम 2 घंटे में हो जाता है, और एक समान पेपर सबको बांटा जाता है। और एक कांस्टेबल की परीक्षा के लिए 4 तरह के पेपर बनाए गए, 2 दिन में एग्जाम हो रहा है, उसके बावजूद वो पेपर आउट हो जा रहा है। जैसे कि खबरें हैं, अब इसमें सरकार कह रही कि नहीं हुआ है, जो अधिकारी है कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, सोशल मीडिया पे सब आया है, अब वो जांच का विषय चल रहा है, लेकिन यूथ में आक्रोश है। चलिए, मैं अब एक अब सिंपल मैं सवाल की एक बड़ा जो खबर चल रही है, जो यहाँ पर गठबंधन और उन सीटों का तालमेल फाइनल हो गया, उसको लेके एक बात कही जा रही है मीडिया में, हमें भी सुनाई दिया, ऐसा लोगों ने भी कहा कि प्रियंका गांधी के एक फोन ने पूरा वहां का जो सियासी माहौल था, जो ठंडा गर्म हो रहा था, फाइनली उसमें मोहर लग गई। ऐसी क्या हाँ बात करी जो प्रियंका कि गांधी का प्रियंका गांधी ने फोन पर अखिलेश से की, एकदम से चीजें बदल गई। प्रियंका उनके बारे में गांधी ये भी कहा जा रहा है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हम खबरें हैं एसपी ने रायबरेली से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हाँ नहीं, लेकिन प्रेस वार्ता में एसपी ने कहा है कि जिन सीटों को हमने कांग्रेस को दिया है वहां पे वो कांग्रेस के पास रहेंगी, तो वहाँ गठबंधन के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। तो वो बनारस और जो रायबरेली है वो कांग्रेस का अपना उम्मीदवार लाएगी। तो जाहिर सी बात है रायबरेली एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस की सीट रही है, उस पर मुझे भी लग रहा है कि प्रियंका गांधी ही आएंगी, या प्रियंका गांधी इलाहाबाद, या इधर। खबरें तो ये भी थी कि वो चाह रही थी कि उनको मुरादाबाद दिया जाए, लेकिन क्योंकि वहां पर उनका ऑलरेडी नहीं वहां नहीं, ये मीडिया के हल्के में रिपोर्ट देखिए, कांग्रेस कांग्रेस चाह रही थी कि मुरादाबाद उनके पास आए,
ये नहीं था कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ेंगी। ये जरूर खबर थी कि कांग्रेस चाहती थी कि मुरादाबाद से वो चुनाव लड़े, लेकिन मुरादाबाद के एवज में उसको जो 3 सीटें मिली हैं वो अच्छी सीटें मिली हैं। अमरोहा मिल गया उनके पास, बुलंदशहर है, मथुरा है। तो अगर कांग्रेस को अपनी शक्ति दिखानी है तो यहाँ पे दिखाएं। अच्छा, अब और हम बात दूसरा, करते हैं शिवपाल यादव के जो बारे में। नहीं, जो फोन कॉल की बात कर रहे हैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। जी। देखिए, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को पिछले विधानसभा में कैंपेन किया, और वो अपने संगठन को भी समझ समझ गई होंगी, उत्तर प्रदेश को भी समझ गई हैं, और समाजवादी पार्टी का केडर जो उन्होंने देखा है वो भी समझ गई। प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव में पता था कि समाजवादी पार्टी को साथ लिया जाएगा तो फायदा होगा दोनों दलों को। और प्रियंका गांधी ने जब अखिलेश यादव से बातचीत की होगी तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया होगा कि नहीं साहब जो आप कह रहे होगी उसमें आप देखिए कि अमरोहा जैसी सीट का आना, बुलंदशहर जैसी सीट का आना, और श्रावस्ती को उन्होंने उधर दे दिया, लेकिन इधर अमरोहा, बुलंदशहर, मथुरा ये सीटों की मांगी ना। अमरोहा एक अच्छी सीट थी जो समाजवादी पार्टी अपने पास रखना चाहती, लेकिन वो कांग्रेस के हिस्से आई है। तो बात 17 सीटों पे ही है, लेकिन एक अच्छा समझौता है, और कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने एक मध्यस्थता की जो भूमिका निभाई है वो बड़ी है। मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी अब यहाँ से एक्टिव होंगी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। अभी तो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। हम फिर से आते हैं शिवपाल यादव, जहां से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। कहा जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। क्या आप भी इसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखते हैं? हाँ, देखिए, किसी भी सीट पर, मैं उत्तर प्रदेश से नहीं, मैं देश की किसी भी सीट की बात कर रहा हूँ, कि किसी भी सीट पे जब कोई बड़ा नेता आता है तो उस सीट पे उस दल का वोट प्रतिशत बढ़ता है। हम्म। मतलब मोदी जी बनारस आए तो बनारस ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का समीकरण बदला कि नहीं बदला। राहुल गांधी केरल में जाके जब चुनाव लड़ते हैं तो वहां कांग्रेस ऑटोमेटिक मजबूत होती है। तो शिवपाल जब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे बदायूं से, तो वहां से सपा का ग्राफ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और एक समय बदायूं में बहुत पहले जब मुलायम सिंह यादव की राजनीति क्या करते थे, तो जो वहां का जो पूरा चुनावी प्रबंधन था वो शिवपाल जी देखते थे। तो उन्हें बदायूं की बहुत अच्छी समझ है। और ये भी हो सकता है कि अभी जो सपा के एक नेता सलीम चरवानी जी जो छोड़ के गए हैं, देखिए, बदायूं पे सपा हारी क्यों थी? सलीम चरवानी जी वहां से चुनाव लड़े थे, धर्मेंद्र यादव भी लड़े थे, और सलीम चरवानी 50,000 वोट लेके चले गए थे, और धर्मेंद्र यादव बीजेपी के उम्मीदवार से हार गए थे। मौर्य जी की जो बेटी वहां पे खड़ी थी, 30,000 वोटों से हार गए। अब शिवपाल यादव बदायूं के राजनीतिक समीकरण को बेहतर समझते हैं, तो वो पूरा सोच समझ के कैलकुलेशन के साथ वहां पे गए। और ये बड़ा, मतलब देखिए, इसको दूसरे नजर देखिए, अगर शिवपाल आजमगढ़ से लड़ते हैं तो उनको अंतिम चरण तक के लिए मेहनत करनी पड़ती। बदायूं लोकसभा सीट का जो चुनाव है वो पहले या दूसरे चरण में खत्म हो जाएगा, यानी वो वहां पे कैंपेन करके फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद वो पूरे उत्तर प्रदेश में सपा के लिए चुनावी प्रबंधन करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी उस सीट को चुना गया है। और शिवपाल के वहां से चुनाव लड़ने से आसपास की बाकी सीटों पर असर पड़ेगा। चुनावी प्रबंधन में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में किसी भी नेता से सबसे बेहतर हैं। इवन अखिलेश यादव से भी बहुत बेहतर हैं चुनावी प्रबंधन में। उनको पता है कि वोट कहाँ से लेना है, किस उम्मीदवार को उतारना है, क्या व्यू रचना करनी है। तो ये एक अच्छा कैलकुलेटेड मूव है मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि ये शिवपाल का अपना फैसला होगा कि मैं बदायूं से लड़ूंगा, न कि अखिलेश का। चलिए, आखिर आखिर में हम इस डिबेट को खत्म करने के पहले एक और नए चेहरे पर हम बात कर लेते हैं। बड़ा ग्लैमरस किस्म का चेहरा है इकरा हसन, जिनको किराना से उम्मीदवार घोषित किया है सपा ने। और जैसा हम सब जानते हैं कि किराना जो है वेस्टर्न यूपी का हिस्सा है, और वहां पर काफी दंगे फसाद भी हुए हैं, हमने पिछले पहले देखे हैं। इस उम्मीदवार के बारे में आपको क्या लगता है? बड़ी युवा हैं, बड़ी खूबसूरत हैं,
और किराना में मुस्लिम आबादी भी बहुत ठीक ठाक है, हालांकि जाट बहुल इलाका है वो। देखिए, आपने जिस उम्मीदवार की बात की, इकरा हसन जी की, भारतीय राजनीति में ऐसे पढ़े लिखे लोगों का आना, लंदन से पढ़ लिख के आई हैं, मीडिया में जिस तरह से वो सवाल जवाबों का उत्तर देती हैं, पिछले विधानसभा में हम सब ने देखा कि किस तरह से उन्होंने एक बेहतर चुनावी कैंपेन अपने भाई के लिए किया था। तो चाहे वो इकरा हसन हो, चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा की पुत्री श्रेया वर्मा हो। श्रेया वर्मा, हालांकि दो वर्मा है, उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। उषा वर्मा है शायद। नहीं, उषा उषा पर। वर्मा दूसरी है। श्रेया वर्मा ही है। उषा वर्मा वो दूसरी सीट से लड़ रही है, श्रेया वर्मा तो गोंडा से लड़ रही है। तो ये जो हालांकि वो जो उषा वर्मा है, उनकी बात भी आप कर सकते हो। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और ऐसी महिलाओं का भारतीय राजनीति में आना, चाहे वो किसी भी दल से आए, चाहे समाजवादी पार्टी से आ रही हैं या बीजेपी से कोई आए। जैसे बीजेपी ने गाजीपुर से राज्यसभा से जिस उम्मीदवार को भेजा है, डॉक्टर संगीता बलवंत, पढ़ी लिखी महिला है, डॉक्टरेट है, और यही पीजी कॉलेज से उन्होंने अध्ययन किया था। ओबीसी चेहरा है, और बीजेपी ने वो बहुत अच्छा कैलकुलेटेड मूव है बीजेपी का लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। एक तो पढ़ी लिखी है डॉक्टर संगीता बलवंत, दूसरा वो जिस कम्युनिटी से आती हैं, बिंद कम्युनिटी, उसका वोट बैंक गाजीपुर में बहुत अच्छा है। तो राज्यसभा से वो चली गई हैं, तो उस कम्युनिटी को बीजेपी ने एक मैसेज दे दिया है। अब बीजेपी यहाँ से किसको लड़ाती है, ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी यहाँ से खुद लड़ती है या राजभर की पार्टी को मौका देती है। जैसे खबरें चल रही हैं कि गाजीपुर से बीजेपी जो है वो अपने सहयोगी दल राजभर को अपना कैंडिडेट उतारने का अवसर दे सकती है, और इसमें ब्रजेश सिंह का भी नाम चल रहा है कि सुभाषपा से ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब ये एक ऐसी खबर है कि अगर ये सच हो जाए, मतलब अभी तो ये मीडिया में आ रही खबर है कि ब्रजेश सिंह गाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट हो जाएगी। एक तरफ अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, वो हो गए, दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह जो मुख्तार अंसारी के सीधे सीधे जो राइवलरी है, जो दुश्मनी है, उसमें आते हैं। तो ये दो बाहुबलियों की लड़ाई हो जाएगी। हालांकि अफजाल अंसारी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको मैं बाहुबली में नहीं काउंट करता हूँ। एक जमाने में कम्युनिस्ट नेता रहे, एक जमाने में ऐसे नेता रहे जो अपने दम पे इलेक्शन निकाल सकते थे। अब ये तो वो खबरें हैं जो जिनकी पुष्टि नहीं है अभी। बहुत संभावना है कि यहाँ से मनोज सिन्हा जी के पुत्र यहाँ से लड़े, या ये भी हो सकता है कि ब्रजेश सिंह अपने अगली पीढ़ी को यहाँ से गाजीपुर से उतार दें। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि अफजाल अंसारी परिवार से भी कुछ बदलाव आए और उनकी भी युवा पीढ़ी यहाँ से आ जाए। तो लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है इस गठबंधन के बाद। राजेश जी, हमारा ये चर्चा का समय आप समाप्त होने जा रहा है। आप इस चर्चा में जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को पूरा एक एक तस्वीर सामने पेश की कि इस गठबंधन से क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आगे क्या संभावना हो सकती है। तो आप इसमें जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।